नमस्कार। आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन मैं कहूँगा गहरे सवाल में उतर रहे हैं। आखिर ये जीवित होना, इसका मतलब क्या है? हमारे पास एनसीईआरटी के नोट्स हैं और आज हम इन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन को क्या चीज़ परिभाषित करती है। और हाँ, इस धरती पर जो करोड़ों जीव हैं, उन्हें हम कैसे व्यवस्थित करते हैं, कैसे समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जीवित और निर्जीव, इनमें मूल अंतर क्या है? नोट्स क्या कहते हैं इस बारे में? नमस्कार। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है शुरुआत के लिए। देखिए, नोट्स के मुताबिक जीवित प्राणियों में कुछ आम लक्षण तो दिखते ही हैं। जैसे कि वृद्धि, मतलब आकार में बढ़ना या संख्या में बढ़ना, और प्रजनन, यानी अपने जैसे और जीव पैदा करना। हाँ, ये तो सामान्य लगता है। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नोट्स कहते हैं कि ये जीवन के परिभाषित गुण नहीं है। परिभाषित गुण नहीं? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वृद्धि और प्रजनन तो जीवन का एक मुख्य हिस्सा लगते हैं। हिस्सा जरूर है, पर ये सिर्फ जीवितों तक ही सीमित नहीं है ना। आप सोचिए, एक पहाड़ पर बर्फ जमा होकर उसका आकार बढ़ सकता है। हाँ, या रेगिस्तान में रेत का टीला। बिल्कुल, वो भी तो बढ़ रहा है, पर वो जीवित तो नहीं है। और दूसरी तरफ देखिए, कुछ जीव हैं जैसे खच्चर या मधुमक्खियों में जो श्रमिक होती हैं। हाँ, वो बांझ होती है। एग्जैक्टली। वो जीवित तो हैं पर प्रजनन नहीं कर सकती। तो इसलिए वृद्धि और प्रजनन ये जीवन को परिभाषित करने के लिए काफी नहीं है। अच्छा, तो मतलब परिभाषित गुण वो हुए जो बिना किसी अपवाद के हर जीवित में मिले और किसी निर्जीव में न मिले। एकदम सही पकड़ा आपने। परिभाषित गुण वही है जो सार्वभौमिक हों और अनन्य हों। तो फिर वो निर्णायक गुण हैं कौन से? नोट्स किन गुणों पर जोर देते हैं? देखिए, नोट्स 3 मुख्य गुणों की बात करते हैं। पहला है उपापचय, यानी मेटाबॉलिज्म। उपापचय मतलब शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं। हाँ बिल्कुल, ये जीव के शरीर के अंदर लगातार जो हजारों रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, ऊर्जा बनाना, शरीर के हिस्सों को बनाना, उनकी मरम्मत करना, उन सब का जोड़ है उपापचय। यही वो अंदरूनी व्यवस्था है जो जीव को चलाती है। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है कोशिकीय संगठन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हर ज्ञात जीव, चाहे वो एक कोशिका वाला बैक्टीरिया हो या हम इंसान, खरबों कोशिकाओं से बना है। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। सही, बिना कोशिका के जीवन ने। और तीसरा गुण है चेतना, कॉन्शियसनेस। अपने आसपास के माहौल को महसूस करने की क्षमता और उस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता, चाहे वो भौतिक हो, रासायनिक हो या जैविक। तो मतलब उपापचय, कोशिकीय ढांचा और चेतना, ये तीनों मिलकर जीवन को परिभाषित करते हैं। हाँ, नोट्स के अनुसार यही जीवन के निर्णायक गुण हैं। इन तीनों में से कोई भी निर्जीव वस्तु में नहीं पाया जाता और ये सभी ज्ञात जीवों में मिलते हैं। और हाँ, इंसानों में एक और स्तर है, आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस। वाह, तो मतलब जीवन से बाहर से दिख रहे बढ़ने या बच्चे पैदा करने से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये एक आंतरिक व्यवस्था है, रासायनिक, संरचनात्मक और जो बाहरी दुनिया के प्रति सचेत भी है। बिल्कुल। और जब हम जीवन की इस परिभाषा को देखते हैं तो पृथ्वी पर इसकी विविधता तो अविश्वसनीय है। कितने तरह के जीव हैं? हाँ, अविश्वसनीय ही कहेंगे। नोट्स में जिक्र है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर करीब 87 लाख 8.7 मिलियन प्रजातियां हो सकती हैं। 87 लाख? हाँ, और सोचिए, हमने अब तक पहचाना और नाम कितनों को दिया है? मुश्किल से कोई 15 लाख। बस 87 लाख में से सिर्फ 15 लाख? हाँ, तो अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है। और सिर्फ भारत की ही बात करें तो यहाँ पौधों की करीब 45,000 से ज्यादा और जंतुओं की 90,000 से ज्यादा प्रजातियां तो हम जानते ही हैं। ये विविधता सच में बहुत विशाल है। इतने सारे जीवों के बीच में अगर हर कोई अपनी मर्जी से नाम रखेगा तो भ्रम फैलेगा। तो इनका नामकरण एक व्यवस्थित तरीका तो चाहिए होगा। एकदम सही कहा। और यहीं पर कार्ल लिनियस की दी हुई द्विपद नामकरण पद्धति, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बहुत अहम हो जाती है। हाँ, ये नाम सुना है, लिनियस। हाँ, तो उन्होंने एक सिस्टम दिया, हर जीव को 2 शब्दों का एक वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। पहला नाम होता है वंश का, जीनस का, जिसका पहला अक्षर बड़ा होता है। ठीक है। और दूसरा नाम होता है जाति का, स्पीशीज का, जो छोटे अक्षर से शुरू होता है। जैसे हम इंसान, होमो सेपियंस, होमो वंश, सेपियंस जाति। या आम का पेड़, मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा वंश, इंडिका जाति। और ये नाम तिरछे क्यों लिखते हैं इटैलिक्स में?
ये नियम है, वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा से लिए जाते हैं या लैटिनीकृत होते हैं और उन्हें हमेशा तिरछा लिखा जाता है प्रिंट में। अगर हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। अच्छा, और इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है सार्वभौमिकता। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, चाहे वो किसी भी भाषा को बोलते हों, एक जीव के लिए एक ही वैज्ञानिक नाम का इस्तेमाल करते हैं। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे गौरैया को अलग अलग जगह अलग नाम से बुला सकते हैं, पर पैसर डोमेस्टिकस पूरी दुनिया में एक ही चिड़िया के लिए इस्तेमाल होगा। समझ गया। तो नामकरण से पहचान पक्की हो गई। अब इसके बाद आता होगा वर्गीकरण, मतलब जीवों को समूहों में रखना। हाँ बिल्कुल। नाम देने के बाद अगला कदम है वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन। और इन सबको मिलाकर पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, इस पूरे विज्ञान को कहते हैं वर्गीकी, यानी टैक्सोनॉमी। वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। और इसके जनक भी लिनियस ही माने जाते हैं। हाँ, लिनियस को ही वर्गीकी का जनक माना जाता है। उन्होंने न सिर्फ नामकरण का तरीका दिया, बल्कि जीवों को समूहों में बांटने का एक ढांचा भी दिया। लेकिन आजकल शायद इसमें एक और पहलू जुड़ गया है, वो विकास वाला। हाँ, सही कह रहे हैं आप। आजकल हम सिर्फ समानता असमानता के आधार पर समूह नहीं बनाते, बल्कि हम उनके विकासावधि रिश्तों को भी समझने की कोशिश करते हैं। मतलब कौन सा जीव किससे कितना पुराना है, कौन किसका पूर्वज रहा होगा, उनका फैमिली ट्री कैसा है। जब हम वर्गीकरण में इस विकासावधि नजरिए को भी शामिल करते हैं तो उसे कहते हैं सिस्टमैटिक्स। अच्छा, तो वर्गीकी हुई कौन क्या है, और सिस्टमैटिक्स हुई कौन किसका रिश्तेदार है, एक तरह से। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। सिस्टमैटिक्स एक ज्यादा व्यापक शब्द है जिसमें वर्गीकी भी शामिल है और जीवों के बीच के विकासावधि संबंध भी। और ये जो वर्गीकरण है, इसका एक खास क्रम होता है ना, वो किंगडम, फाइलम, क्लास, कुछ ऐसा। हाँ बिल्कुल, ये एक पदानुक्रम है, एक हायरार्की। सबसे बड़ा, सबसे व्यापक समूह होता है जगत, किंगडम। फिर उससे छोटे समूह बनते जाते हैं। पूरा क्रम क्या है? देखिए, क्रम है जगत, किंगडम, फिर संघ, फाइलम, ये जंतुओं के लिए इस्तेमाल होता है, या प्रभाग, डिवीजन, ये पौधों के लिए। फिर आता है वर्ग, क्लास, उसके बाद गण, ऑर्डर, फिर कुल, फैमिली, फिर वंश, जीनस, और सबसे नीचे सबसे बुनियादी इकाई है जाति, स्पीशीज। किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हाँ, याद आया। इसको याद रखने का कोई तरीका भी है शायद? हाँ, एक मजेदार अंग्रेजी वाक्य है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। हर शब्द का पहला अक्षर क्रम को दिखाता है। किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। हाँ, ये मददगार है। और इस क्रम में हर लेवल को क्या कहते हैं? हर स्तर, चाहे वो किंगडम हो, क्लास हो या जीनस हो, उसे एक टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन वर्गीकरण की एक इकाई है। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा ढांचा। लेकिन इतनी सारी जानकारी, इतने सारे नमूने, इन्हें सहेजने और इनका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक कुछ खास साधनों का इस्तेमाल भी तो करते होंगे। निश्चित रूप से। इन्हें हम वर्गीकी सहायक साधन या टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। ये बहुत जरूरी हैं। क्या क्या शामिल है इनमें? कई तरह के साधन हैं। एक है हर्बेरियम। इसमें पौधों के नमूनों को सुखाकर, दबाकर एक शीट पर चिपकाया जाता है। साथ में जानकारी लिखी होती है, कहाँ मिला, कब मिला, किसने इकट्ठा किया। ये भविष्य के अध्ययन के लिए एक रिकॉर्ड बन जाता है। अच्छा, सूखे पौधों का संग्रह, और जीवित पौधों के लिए? उसके लिए वानस्पतिक उद्यान है, बोटैनिकल गार्डन्स। यहाँ पर अलग अलग तरह के जीवित पौधों को उगाया जाता है। पहचान के लिए लेबल लगाया जाता है। ये शोध और शिक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और जानवरों के लिए? जानवरों और पौधों दोनों के परिरक्षित नमूनों के लिए संग्रहालय हैं, म्यूजियम्स। इनमें आपको जार में, फॉर्मेलिन में रखे स्पेसिमेंस मिल सकते हैं, या सूखे कीड़े, कंकाल या जानवरों की खालें भी मिल सकती हैं। ये भी अध्ययन के लिए होते हैं। और चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क्स? हाँ, जूलॉजिकल पार्क या चिड़ियाघर, जहाँ जीवित जंतुओं को रखा जाता है। कोशिश की जाती है कि उन्हें उनके प्राकृतिक आवास जैसा माहौल दिया जाए। यहाँ हम उनके व्यवहार और आदतों का अध्ययन कर सकते हैं। हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जू, और कुछ? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है कुंजी, यानी की। कुंजी? ये क्या है? ताले वाली चाबी? नहीं, ये एक तरह की विश्लेषणात्मक सूची होती है। इसे ऐसे समझें कि ये दो विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है। जैसे आपको कोई पौधा मिला तो कुंजी आपसे पूछेगी, पत्तियां सरल हैं
या पत्तियां संयुक्त हैं। अच्छा, 2 विकल्प। हाँ, हमेशा 2 विपरीत विकल्प होंगे। आप जो लक्षण देखते हैं उसे चुनते हैं और फिर वो आपको अगले जोड़े पर ले जाती है। ऐसे करते करते आप सही पहचान तक पहुंच जाते हैं। ये जीवों की पहचान करने का एक व्यवस्थित तरीका है। समझ गया। ये तो काफी तार्किक तरीका लगता है। हाँ, ये बहुत उपयोगी है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो जीवित होने का मतलब सिर्फ बढ़ना या प्रजनन करना नहीं है। असली पहचान है उपापचय, कोशिकीय संगठन और चेतना में। बिल्कुल। और इस धरती पर जो लाखों प्रजातियां हैं, उन्हें समझने के लिए द्विपद नामकरण ने एक वैश्विक पहचान दी। हाँ। और वर्गीकी और सिस्टमैटिक्स ने उन्हें एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया, उनके आपसी संबंधों को समझने में मदद की। सही कहा। और इस पूरे काम में हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जू और कुंजी जैसे साधन वैज्ञानिकों की लगातार मदद करते हैं। एकदम सही। ये समझना कि जीवन क्या है और इसे कैसे वर्गीकृत किया जाए, ये जीव विज्ञान की नींव है। यहीं से हम जीवन की अद्भुत जटिलता और उसके आपसी संबंधों की गहरी खोज शुरू करते हैं। आज की चर्चा के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। आपने चेतना को जीवन का एक निर्णायक गुण बताया। हाँ, तो भविष्य में जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और विकसित होगा, क्या कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जब हमें ये सवाल पूछना पड़े कि क्या कोई मशीन, कोई एआई जीवित है, क्योंकि अगर वो चेतना जैसा कुछ प्रदर्शित करने लगे? खैर, ये बस एक सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक गहरा और भविष्य का सवाल है। इस पर विचार किया जा सकता है।